Hello everyone, welcome to Shriram's IAS platform where we will be covering the daily news analysis, the daily current affairs for you. Myself Arzu Kakkad, and in this particular session you will have a glance look and the complete analysis over the some of the important topics जो कि आप न्यूज़ में पढ़ रहे हो द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, पीआईबी में, जो आपके मेंस के लिए, जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सो बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करेंगे आज का सेशन. आई होप आपने कल का जो लेक्चर है वो देख लिया होगा. जिन्होंने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जा सकते हो, कल का जो लेक्चर है वो अवेलेबल है. सो वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस सीरीज डेली. अब चलते हैं आज के न्यूज़ पे कि आज हम क्या कवर करने जा रहे हैं. बेसिकली आज सुर्खियों में क्या है. कुछ टॉपिक्स हैं, मैं पहले आपको दिखा देती हूँ जो हम कवर करेंगे और इसकी इन डेप्थ एनालिसिस होगी. पहला जो टॉपिक है वो आप देख सकते हो कि वर्ल्ड की पहली ग्लोबल समिट ऑन रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कंडक्ट हुई. कहाँ पर हुई, इंडिया एसोसिएटेड क्यों हुई, क्या बातचीत हुई, विल कवर ऑल दीज थिंग्स. नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर वर्चुअली इनॉग्रेटेड जल जन अभियान इन राजस्थान. ये जल जन अभियान क्या है एंड कोई अगर दूसरे मिशन हैं दैट आर एसोसिएटेड विद इट, और इस पर्टिकुलर मिशन में किसने लॉन्च किया, द मिनिस्ट्री एसोसिएटेड, एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, और काफी कुछ कवर करेंगे. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट विल वर्क इन मिशन मोड टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय 2047. 2047 तक ये जो डिसीज है सिकल सेल एनीमिया, इसको एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट जो है मिशन मोड पे अब काम करेगी. विल कम अप विद द मिशंस आल्सो, ताकि इसको खत्म किया जा सके. अब इस डिसीज के बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आप देख सकते हो प्रीलिम्स में बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस बनते भी हैं, इवन मेंस के लिए भी रेलिवेंट है. इन जनवरी अगला न्यूज देख रही हूँ, इकोनॉमिक्स है, जीएस पेपर 3 के लिए आपके लिए रेलिवेंट हो जाएगा. जनवरी कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन हिट अ 3 month हाई ऑफ 6.52%. मतलब प्रीलिम्स में देखोगे तो भी इतने इन्फ्लेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, न्यूज में देखोगे इन्फ्लेशन कम नहीं हो रही, इतनी इन्फ्लेशन. आरबीआई की जो टाइट मॉनिटरी पॉलिसी है, जो हॉकिश पॉलिसी आरबीआई लेती है, रेपो रेट इंक्रीज करना, इन सबको लिंक किया जाएगा. लेकिन अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, क्या कारण है, व्हाट आर द रियल कॉजेज बिहाइंड इट कि हम ये देख रहे हैं, और कुछ एक पैरामीटर्स और कुछ टर्म्स हैं, इकोनॉमिक टर्म, जो इसके अंदर हम कवर करेंगे. नेक्स्ट इज एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज है. माइग्रेटरी बर्ड अराइवल एट द पंजाब हरिके वेटलैंड डिक्लाइन इन दिस सीजन, लेटेस्ट सेंसस शोज. तो माइग्रेटरी बर्ड्स जो दे माइग्रेट फ्रॉम सर्टेन अदर कंट्रीज, और जो हर साल पंजाब के हरिके वेटलैंड में देखने को मिलते हैं, उनका जो नंबर है इस साल वो डिक्लाइन हुआ है. ये वेटलैंड कहाँ है, कोई रिवर इसके पास से गुजरती है क्या, तो ये सब चीजें जानेंगे. अगला जो है ये प्योरली प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये क्वेश्चन प्रोडक्ट है तेज रेड चिली, तो इसके बारे में जानेंगे. और नेक्स्ट इज एक्सरसाइज डस्लिक 2023, सो वेयर इट इज कंडक्टेड एंड विद द 2 कंट्रीज जो ये पार्टिसिपेट करती हैं इस एक्सरसाइज में, वो कौन कौन सी हैं. सो मेनी अदर थिंग्स वी विल बी कवरिंग इन डिटेल. अब बात आती है जिन्होंने कल का सेशन देखा है, फॉर ऑल दोज हु हैव टेकन अ लुक, और जिन्होंने बहुत अच्छे से कल का लेक्चर कवर किया है. इफ यू रिमेंबर आई आस्क्ड 3 क्वेश्चंस बाय द एंड ऑफ द लेक्चर बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव कवर्ड. यहाँ पर अगर आपको याद हो, सादिक अली केस के बारे में ये क्वेश्चन था जो मैंने आपसे पूछा था, जिस केस को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, इसके बारे में पढ़ा था इन रेफरेंस टू जो इलेक्शन सिंबल्स होते हैं. देयर वाज जो इलेक्शन कमीशन ने जो सिंबल है शिवसेना पार्टी और एकनाथ शिंदे पार्टी के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा था, फिर वो आगे जो सिंबल दिया गया एकनाथ शिंदे पार्टी जी को, जो कि अभी एकनाथ शिंदे जो है जिनकी सरकार चल रही है महाराष्ट्र के अंदर, ही इज अ करंट चीफ मिनिस्टर. जो महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस हुए वो भी जाना, बैकग्राउंड जाना, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड. सो दिस क्वेश्चन सेज, यू विल सी सच क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो. सादिक अली केस 1972 ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये एसोसिएटेड है किससे, ट्रिपल तलाक से? नो. एलोकेशन ऑफ पार्टी सिंबल्स इन केस ऑफ स्प्लिट? बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट. सो द आंसर वाज बी. जिन्होंने भी बी आंसर मार्क किया, यू आर एब्सोल्युटली राइट. मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में इन क्वेश्चंस के आंसर दिया करो. नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू ऑर्गन डोनेशन इन इंडिया. जिन्होंने वही कल का लेक्चर देखा है अच्छे से, वी हैव कवर्ड अबाउट द ऑर्गन डोनेशन, वी हैव कवर्ड सर्टेन न्यू गाइडलाइंस. अगर आपको पता हो वो गाइडलाइंस क्या है तो बहुत बढ़िया. यू विल रिवाइज वंस अगेन, वो लेक्चर जरूर देखना जिन्होंने नहीं देखा है, जहां पर जो कैप थी ओवर अ सर्टेन नंबर की, इस एज ग्रुप के बाद वाले जो लोग हैं
पहले था कि वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में वो नहीं ले सकते थे फ्रॉम द डिसीज डोनर्स, कोई अगर उन्हें ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना है तो एक्सेप्ट टू देयर फैमिली मेंबर्स। और अब ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ प्रेफरेंस यूथ को पहले दी जाएगी। अब मैं यहाँ पर जो बात कर रही हूँ एक एज की बात कर रही हूँ ना, अबव दिस एज, वो एज कौन सी है दैट यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ताकि वंस अगेन यू रिवाइज, राइट। कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, ऑर्गन डोनेशन इन इंडिया से एसोसिएटेड दो स्टेटमेंट्स हैं दैट इन इंडिया द ऑर्गन डोनेशन इट इज रेगुलेटेड बाय Transplantation of Human Organs and Tissues Act 1994. This is the first statement and it is absolutely correct. India ranks second in the world in the organ donation and transplantation. ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। एज पर द रीसेंट न्यूज, इंडिया जो है वो रैंक करता है 3rd नंबर पर इन द वर्ल्ड इन द ऑर्गन डोनेशन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। सो आंसर इज ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन था विद रिस्पेक्ट टू वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। दे आर आस्किंग यू द करेक्ट स्टेटमेंट विद दिस प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम वाज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस नियर टू द नॉर्दर्न बॉर्डर्स। सो पहला है दैट इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस ऑफ ब्लॉक्स ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर। तो ये आप बताओ, क्या ये सेंट्रल सेक्टर थीम थी या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी? सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं थी, तो ऑप्शन 1 गलत है। सो वी कैन सिंपली एलिमिनेट ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। वी आर लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस नाउ। तो सेकंड तो मतलब अपने को पता है ठीक होगी ही सही, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन बी और सी यही दिखा रहा है। फाइनेंशियल एलोकेशन ऑफ ₹4800 करोड़ इज कवर्ड, करेक्ट। Scheme ensures 100% saturation of central and state schemes in the areas where the scheme is being implemented. This is also correct. So answer is C. ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आपको एक क्विक रिवीजन मिल गई है जो हमने कल किया था। एंड नाउ कमिंग बैक टू आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उनको देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सबने सुना है। रिसेंटली क्या हुआ है, वर्ल्ड की फर्स्ट इंटरनेशनल सबमिट ऑन the responsible use of artificial intelligence. The name of the summit is REAIM. That means responsible use of artificial intelligence in military. So this was conducted, it was held in Hague, Netherlands, right? So you have to remember the place also where this summit was conducted. And now coming to the highlights of this summit, ये सबमिट क्या कहती है? वी ऑल नो अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट इज ब्रिंगिंग आउट फंडामेंटल चेंज टू आवर कंट्री एंड मेनी सेक्टर्स में यू विल सी इट्स एप्लीकेशंस ऑल्सो, राइट। चैट जीपीटी के बारे में भी आपने सुना होगा। मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू कैन से दैट दे आर क्रिएटिंग अनप्रेसिडेंट अपॉर्चुनिटीज so as to boost the human capabilities, no doubt at it. But at the same point of time, we cannot ignore, yes, they are included in the military domain also. The concern of this summit is where they are saying that we also need to raise significant, you can say certain other concerns that are related to artificial intelligence in military domain. For example, you can say issues like security related concerns, ethical concerns can be there, like transparency, predictability, accountability, reliability. So these concerns, yes, when it comes to military context, they are at a high risk, no doubt at it. So this summit says we have to be responsible now. There should be a responsible deployment and use of artificial intelligence and myth busting artificial intelligence, breaking down the characteristics of artificial intelligence, governance framework, ये सब इसकी highlight थी इस थीम की। ऑब्जेक्टिव ओवरऑल यही है कि ऑन द पॉलिटिकल एजेंडा दिस टॉपिक ऑफ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है, बट रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री डोमेन, वी हैव टू बी अवेयर अबाउट इट. All those activities and concrete steps we have to take, stakeholders have to come up, they have to contribute to take the concrete steps. अपने experience से share करो best practices and solutions so that you can increase the knowledge and foster the knowledge by sharing your experiences in this regard. Important है, it might be asked, क्या इंडिया ने participate किया इस summit में? If they give you a simple statement, you have to say no. क्यों? क्योंकि इंडिया वॉज नॉट अ पार्टिसिपेंट इन दिस समिट, दैट इज वाई ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है. अभी यू कैन एक्सपेक्ट अ प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन. ये कॉन्फ्रेंस वॉज को होस्टेड बाय साउथ कोरिया, hosted 80 government delegations were there, 100 से भी ज़्यादा researchers, defense contractors were there. So this particular summit मतलब
गवर्नमेंट, कॉरपोरेशंस, एकेडमिशियंस, स्टार्टअप, सिविल सोसाइटीज, सभी लोग जो हैं वो इस समिट में दे पार्टिसिपेटेड, ताकि यू कैन डिस्कस अबाउट द इश्यूज, यू कैन रेज द अवेयरनेस एंड यू कैन एग्री टू सर्टेन कॉमन प्रिंसिपल्स जिस पे सब एग्री कर रहे हैं ऑफ यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री डोमेन, राइट. सो जो सिग्नेटरीज हैं दैट हैव एग्रीड टू this the signatories have agreed to establish a global commission on artificial intelligence. एजेंडा यही है टू रेज द ऑल राउंड अवेयरनेस ऑफ इट. स्पेसिफिकली अभी जो बात कर रही है ये पूरी जो सबमिट रही है, इट इज टू एड्रेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री डोमेन. तो इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हो, उसी से एसोसिएटेड है. इंडिया पार्टिसिपेंट नहीं था इस पर्टिकुलर सबमिट में. और ये सबमिट कहाँ हुई, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, वी हैव जस्ट कवर्ड. ठीक है. Coming to the next scheme, you can say abhiyan, that is Jal Jan Abhiyan, that was in Rajasthan. Prime Minister of India virtually inaugurated this in Rajasthan. I am giving you a question. आप मुझे प्लीज ये बता सकते हैं, कैन एनीबडी इन दी चैट सेक्शन, कमेंट सेक्शन टेल मी राजस्थान में वेयर, इन राजस्थान स्पेसिफिकली, यू कैन इफ यू नो तो आप बता सकते हो. आई टेल यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, आई सी द कमेंट्स पहले तो कि किस किस को पता है, कौन कौन अवेयर है. तो ये जल जन अभियान प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है इन राजस्थान. आई होप यू ऑल ऑल्सो नो अबाउट अदर सच स्कीम्स ऑल्सो, जैसे जल जीवन मिशन हो गया, अभी बजट में उसको एलोकेशन भी मिली. ये सभी क्या कह रहे हैं कि अपने को अब वाटर, मतलब अमृतकाल का जब टाइम है, अब अपने को थोड़ा वाटर रिसोर्सेज और वाटर कंजर्वेशन कैंपेन्स पे और ज़्यादा टाइटन होना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाकर ये एक प्रॉब्लम बन सकती है. एंड वी डोंट वांट इंडिया टू सफर. हर घर टैप कनेक्शंस होने चाहिए. वी नीड टू कंजर्व द अदर वाटर बॉडीज. वी नीड टू कंडक्ट पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन सो दैट पीपल आर अवेयर अबाउट इट कि पानी को प्रिजर्व करना अभी कितना ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है. ग्राउंड वाटर जो टेबल है वो डिप्लीशन होती जा रही है. सो द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज वाटर कंजर्वेशन. ये जो अभियान है जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज जल जन अभियान. इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय जल शक्ति मिनिस्ट्री in association with ब्रह्म कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन. तो आई होप ऑल यू हैव हर्ड अबाउट ब्रह्म कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है. तो उनके साथ मिलकर दिस प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड. ये जो कैंपेन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां पर मतलब द टारगेट ऑफ दिस कैंपेन इज टू रीच लाइक, मतलब 10 करोड़ से भी ज़्यादा, टू एटलीस्ट 10 करोड़ पीपल, ऑर्गेनाइजिंग 10,000 प्रोग्राम्स, ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाएं कि देखो यार पानी को बचाना है. घर में जो फालतू में पानी वेस्ट करते हो, यू हैव टू क्लोज योर टैप्स, राइट. एंड दिस कैंपेन की बात करूँ तो दिस कैंपेन इज टू रन फॉर 8 months. बिल्डिंग न्यू वाटर बॉडीज पे फोकस करना है, और जो एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज है ना, उनको प्रिजर्व भी करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो प्रिजर्विंग मोर देन 5,000 वाटर बॉडीज. ऐसे और भी मिशंस हैं, ऐसी और भी स्कीम्स हैं जहां पर पानी से एसोसिएटेड हैं, और अभी करंटली न्यूज में भी हैं, जैसे जल जन अभियान से एसोसिएटेड. अगर आपको याद हो, जल जीवन मिशन, हर घर जल, इस पे भी एक क्विक ग्लांस दे सकते हो आप, और ये इंपॉर्टेंट भी है करंटली. दैट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव. इसको कवर कर लेते हैं एक बार, अगर आपसे पूछ लिया जाए. ये भी जल शक्ति मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है. दैट सेज कि बाय 2024 वी नीड टू प्रोवाइड टू ऑल द रूरल हाउसहोल्ड्स इन इंडिया, क्या देना है, टैप कनेक्शन, पानी देना है. ठीक है. कितना लीटर ऑफ वाटर, प्लीज डू टेल मी इन द चैट सेक्शन. और रिसेंटली ना, इट वॉज इन न्यूज कि हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री, गोवा and Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu, they became the first state and union territory जो 100% हर घर जल सर्टिफाइड हो चुकी है. ये न्यूज में भी थी. इन द बजट 2023-2024 यू विल सी अ फंड दैट इज एलोकेटेड टू इट. अगर आप साइट पर जाओगे तो आपको दिखेगा भी सही, इस मिशन के अंदर स्वच्छ जल से सर्वेक्षण कैंपेन, दैट इज टू इंश्योर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी भी हो जाए. 2 अक्टूबर से 31 मार्च 2023 तक का दिस कैंपेन इज देयर. सो ऐसे बहुत से कैंपेन्स हैं. 2023-24 के बजट के अंदर इस मिशन को 70,000 करोड़ एलोकेशन हुआ है फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हर घर जल. So you can see different initiatives, different schemes in this regard, so as to conserve the water, so as to provide water to the rural households. ठीक है. और साथ ही साथ लोगों को अवेयरनेस रीच करवाना कि पानी
कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी को ही पता है, और उसका करंट सिनेरियो क्या है, इसलिए टू प्रिजर्व द वाटर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहेवियरल चेंज लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसके लिए ये कैंपेन जब कंडक्ट होंगे तो इट विल गो बहुत ही आगे तक, जहाँ पर काफ़ी लोगों को आप जोड़ सकते हो और अवेयरनेस क्रिएट करवा सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसी बजट 2023-2024 में जो करंट बजट है, फाइनेंस मिनिस्टर हैज सेड कि अभी जो गवर्नमेंट है दे विल वर्क इन मिशन मोड। किस लिए? सो एज टू एलिमिनेट sickle cell anemia by 2047. First of all, this year is important. Second is, what is this sickle cell anemia? एनीमिया क्या होता है? किसी चीज की कमी हो जाना। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? इट इज अ डिसऑर्डर जहां पर जो रेड ब्लड सेल्स हैं दैट हैव द कैपेसिटी टू कैरी ऑक्सीजन टू द बॉडी, राइट? जब सिकल सेल एनीमिया होता है किसी पेशेंट को, इट इज अ डिसऑर्डर जहां पर ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनका जो शेप है, इफ यू सी, दे ब्रेक डाउन। ये ऐसा शेप हो जाता है, राइट? जब ऐसा शेप होता है तो जो ब्लड फ्लो होता है और जो ऑक्सीजन होती है, तो ये क्या है, ये बेसिकली जब ये फ्लो करते हैं तो प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता है, डिसफंक्शनल हो जाते हैं, ब्लॉकेज होने लगती है इन द ब्लड वेसल्स बिकॉज ऑफ दिस शेप, और ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में आगे पहुंच नहीं पाती। तो ये जो डिसीज है दैट इज सिकल सेल एनीमिया। सेल्स जो है दे डाई अर्ली और लिविंग अ शॉर्ट एज ऑफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स, और इससे इट कैन ब्लॉक, जो ब्लड फ्लो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, जिससे पेन होता है एंड इट लेड्स टू ऑर्गन डैमेज ऑल्सो। तो इस डिसीज को, इस सिकल सेल एनीमिया को वी हैव टू एलिमिनेट। सरकार काम करेगी मिशन मोड में 2047 तक। क्लियर हो रही है बात? ऑब्वियसली बहुत पेन होता है, पेनफुल एपिसोड आप वो होते हैं ऑर्गन में, अगर आप बोलो तो इट कॉजेज सडन पेन, चाहे वो बोन्स में हो, चेस्ट, बैक, आर्म, लेग्स, कहीं पर भी हो सकता है। और बॉडी बहुत ऐसे थकी हुई सी लगती है, वीकनेस लगती है, पेलनेस होती है, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं दैट यू कैन सी। एंड फर्दर डीलेड ग्रोथ और प्यूबर्टी, ये भी एक सिम्टम है इसका। ट्रीटमेंट की अगर इसकी बात करूं, सो यस, देर आर ट्रीटमेंट्स लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप कर सकते हो, दैट कैन हेल्प रिलीव द एनीमिया, और पेन क्राइसिस थोड़े कम हो सकते हैं। स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कैन बी डन, सो इट कैन बी ट्रीटेड बाय बोन मैरो ऑल्सो। सो देर इज अ मेडिकेशन दैट कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस पेनफुल एपिसोड्स, राइट? तो ये जो है डिसीज सिकल सेल एनीमिया की, इसके बारे में मैंने आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है शेयर कर दी है। अब जब सरकार मिशन मोड पे इस पे काम करेगी तो बहुत सी ऐसी न्यूज़ आगे आपको देखने को मिलेंगी एंड वील कवर देम इन डिटेल। उसके लिए पहले आपको ये तो पता होना चाहिए था कि सिकल सेल एनीमिया है क्या, अब वो डाउट चला गया। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं अगली न्यूज़ क्या कह रही है। हाँ, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन, हर दिन महंगाई बढ़ना, है ना, यही सब तो देख रहे हैं हम। रेपो रेट इससे एसोसिएटेड है, जो आपके जीएस पेपर 3 में मतलब और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, इन्फ्लेशन रिलेटेड क्वेश्चन बहुत देखे जाते हैं। जनवरी में कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन हिट अ 3-month हाई ऑफ 6.52% एज कंपेयर टू 5.72% in December, driven by a significant increase in the cereal prices and stickiness of core inflation. काफ़ी चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल से समझने की। आप एडिटोरियल्स भी देखोगे इंडियन एक्सप्रेस में, हिंदू में, तो इससे एसोसिएटेड बहुत से एडिटोरियल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा जानते हैं इस आर्टिकल के बारे में, और इसको अच्छे से कवर करने के लिए पहले आप ये देख लो, जो इन्फ्लेशन है, ओवरऑल टारगेट रहता है इन्फ्लेशन की 6% से ज़्यादा नहीं हो और 2% से कम भी नहीं हो, राइट? दिस इज द रेंज जो कि डिसाइड करी जाती है, मतलब इस रेंज में हो तो चलो ठीक है, लेकिन हमारी इन्फ्लेशन जो है वो इससे बढ़ जाती है। ठीक है, और आरबीआई हैज टेकन सर्टेन स्टेप्स ऑल्सो, जहां पर वी आर गोइंग विद, आरबीआई इज गोइंग विद हॉकिश पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी, जहां पर आप क्या कर रहे हो, टाइट मॉनिटरी पॉलिसी, लोगों के हाथ से पैसा वापस खिंचवा रहे हो, मार्केट में पैसा इन्फ्यूज नहीं करना चाहते हो, वापस लेना चाहते हो। क्यों लेना चाहते हो, उसका रीजन है, उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। नो डाउट इसका एक इकोनॉमिक ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि डिमांड कम होगी। होता क्या है, आरबीआई क्यों रेपो रेट इंक्रीज करता है?
जब आप रेपो रेट इंक्रीज करते हो तो जो बोरोइंग्स हैं, जो कस्टमर बोरो करता है फ्रॉम बैंक्स, वो बोरो नहीं करेगा क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा लगेगा, क्योंकि रेपो रेट बढ़ गया है। रेपो रेट के अंदर क्या होता है, जब बैंक जिस रेट पे पैसा लेगा फ्रॉम दी आरबीआई वो बढ़ गया तो उसके लिंक में बोरोइंग बढ़, कंज्यूमर जो है फाइनल जो बोरो करना चाहता है फ्रॉम बैंक्स उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, वो बोरो नहीं करेगा। बोरो नहीं करेगा तो क्या होगा, आप मार्केट से पैसा खींच रहे हो वापस, लोगों के हाथ से पैसा ले रहे हो वापस, राइट। तो लेकिन अब पैसा नहीं होगा हाथ में तो डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसके अपने पॉजिटिव और नेगेटिव्स हैं। करंटली क्या चल रहा है उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। ये आर्टिकल ये कहता है कि ड्यू टू फूड इन्फ्लेशन, एक तो फूड इन्फ्लेशन वो बोल रहे हैं दो फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर है फूड इन्फ्लेशन, मतलब जो हर दिन फूड के प्राइसेस, सीरियल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और साथ साथ फ्यूल, राइट। हमने देखा भी है यूक्रेन क्राइस, जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके चलते भी बहुत से इम्पैक्ट पड़ा है इन्फ्लेशन पे यहाँ पर भी। तो ये जो दो चीजें हैं ये दे आर इम्पैक्टिंग, और दे जो इन्फ्लेशन है दे आर द कॉज ऑफ इट, अ टू कॉज। कोर इन्फ्लेशन जो है, कोर इन्फ्लेशन के अंदर हम नॉन फूड और नॉन फ्यूल कंपोनेंट को निकाल भी दें अगर, तो भी हम देखते हैं कि दैट इन्फ्लेशन हैज रिमेन्ड स्टिक्ड टू 6.1%, मतलब उसका इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन फिर भी अगर हम नॉन फ्यूल फूड और नॉन फ्यूल कंपोनेंट को निकाल दें, क्योंकि ये वेरी करते रहते हैं, स्टिल वी सी दैट द इन्फ्लेशन इज 6.1%, 6% से अबव ही है। तो गैस के प्राइसेस एज आई टोल्ड यू दे एस्केलेट, आजकल में कुछ कुछ होते हैं, कुछ कुछ होते हैं। तो अब क्या है, इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है? इम्पैक्ट ये है कि जब फूड प्राइस बढ़ रहा है या फ्यूल का प्राइस बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, फ्यूल का प्राइस बढ़ेगा तो जो मैन्युफैक्चरर है, जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ेगी इंडस्ट्री की, तो वो बढ़ गई, जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो भी बढ़ेगा। लेकिन इन स्पाइट ऑफ डिमांड ही नहीं है। डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है एंड बिकॉज ऑफ दिस टाइट मॉनेटरी पॉलिसी मार्केट से पैसा वापस खींचा हुआ है। डिमांड है नहीं, प्रोडक्ट जो है उसका कॉस्ट ऑलरेडी बढ़ रहा है, तो ये एक रीजन जो है, ये ऐसे चेन बनती है, राइट। इंडिया इज नॉट ओनली द कंट्री फेसिंग स्टिकी इन्फ्लेशन। तो अभी अगर आप आर्टिकल्स में देखोगे आपको एक टर्म देखने को मिलेगी, दैट इज स्टिकी इन्फ्लेशन। स्टिकी मतलब चिपक ही गई है, राइट। ये सिर्फ इंडिया की पोजीशन नहीं है, मेनी अदर कंट्रीज लाइक यूएसए, यूरोपियन नेशंस, दे आर स्ट्रगलिंग विद दिस स्टिकी इन्फ्लेशन। स्टिकी इन्फ्लेशन का मतलब ही यही है, वो स्टिक हो जाना, वो चिपक जाना, मतलब वहां पर इन द सेंस स्टबन हो चुकी है इन्फ्लेशन, वेयर यू हैव टेकन मेनी स्ट्रिंजेंट टाइट एफर्ट्स, लेकिन दिस अनडिजायरेबल इकोनॉमिक सिचुएशन वेयर द इन्फ्लेशन, द हाई इन्फ्लेशन इज नाउ स्टबन, तो ये होती है स्टिकी इन्फ्लेशन। ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। एंड अगर आपको आर्टिकल लिखने को आता है तो आप अच्छे से आर्टिकल लिख सकते हो, एडिटोरियल को समझने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगली न्यूज देख लेते हैं, दैट इज माइग्रेटरी बर्ड अराइवल्स एट पंजाब हरिके वेटलैंड डिक्लाइंड दिस सीजन। अभी मैं आपसे बता रही थी हर साल बेसिकली क्या होता है, एवरी विंटर 90 स्पीशीज ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम साइबेरिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, दे अराइव एट द वाटर बॉडीज, क्योंकि वहां पर इन देयर नेटिव प्लेसेस दे स्टार्ट टू फ्रीज इन विंटर्स, ठीक है। इस साल क्योंकि we all know about the current climate change going on, global warming, our emissions at the peak, right? तो there are other reasons also, but we have seen the latest census shows कि ये जो अराइवल है on the water bodies और the wetlands of पंजाब वो इस बार डिक्लाइन हुआ है 12% से। सो हरिके इज बेसिकली द नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट वेटलैंड, पंजाब के अंदर है। द अराइवल ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स ऑन दिस वेटलैंड इज डिक्लाइंड बाय 12%। सो पंजाब ने ये विटनेस किया है, ये बर्ड अराइवल जो है यहाँ पर इस बार बहुत कम हुआ है। मैप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है पंजाब में हरिके वेटलैंड, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। अब इससे एसोसिएटेड बहुत सी चीज़ें हैं जो अपने को कवर करनी है। पहला तो हरिके वेटलैंड, हरिके वेटलैंड इज द लार्जेस्ट वन इन द नॉर्दर्न इंडिया। कौन सी रिवर है इसके पास? ब्यास रिवर जो है
और सतलुज रिवर का कॉन्फ्लुएंस जो है वो यहाँ पर होता है, ठीक है। इट इज़ होम टू द बर्ड्स विजिटिंग फ्रॉम द आर्कटिक, फ्रॉम द साइबेरिया, जैसे मैंने बताया ये पंजाब में फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर ये वेटलैंड है। इस वेटलैंड को ये जो एज अ वेटलैंड अकॉर्डेड कब हुआ, इन 1990 बाय द रामसर convention. So this was accorded as a wetland, as one of the Ramsar sites in India, ताकि we can preserve it for its conservation, for its development, because it is having its own ecological importance. सबको पता है, राइट। और ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है ऑफ फिश फॉर द लोकल कम्युनिटीज, फिश स्पीशीज, और कोई बहुत ये जो पॉपुलेशन है ऑफ फिश स्पीशीज दिस वेटलैंड सपोर्ट्स, ठीक है। अब जब ये माइग्रेटरी बर्ड्स की बात हो रही है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखोगे प्रीलिम्स में, आपको एक क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे दैट आर डीलिंग विद दीज डायरेक्ट टॉपिक, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। दिस कन्वेंशन इज ऑल्सो नोन एज बॉर्न कन्वेंशन। दिस कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। इसका एम है फॉर कंजर्विंग द माइग्रेटरी स्पीशीज एंड देयर हैबिटेट। It was signed in 1979 in Bonn, Germany, और फिर ये फोर्स में आया, it entered into force in 1983, where collaborative efforts are taken so as to conserve these migratory species जो national boundaries को cross कर जाते हैं. It will include birds, mammals, fish, reptiles, right? And it also seeks to address कि जो species हैं जो इनके threat हैं वो भी नहीं हो, चाहे वो habitat destruction हो, hunting हो या climate change. So this convention covers a wide range of efforts and coordination so as to conserve these migratory species. Currently, the CMS have been ratified by over 130 countries. It is one of the most widely recognized international agreement. इस कन्वेंशन में द कन्वेंशन मीट्स एवरी 3 years. इंपॉर्टेंट है ताकि कहाँ तक प्रोग्रेस पहुंची, क्या डेवलपमेंट है ऑन द कंजर्वेशन एफर्ट्स, क्या डिसीजंस वी कैन टेक आगे बढ़ने के लिए और विद रिस्पेक्ट टू दीज माइग्रेटरी स्पीशीज, तो वो इस मीटिंग में लिए जाते हैं एंड डिस्कशंस आर अंडर दोज डिस्कशंस, ठीक है जी। अच्छा, रेड चिली मिर्ची, तो ये मिर्ची जो है ये बहुत तेज़ मिर्ची है, तेलंगाना के आसपास ये ग्रो होती है एंड जितना कोस्ट इसको लगता है बनाने में वो बहुत ज़्यादा है, उतना मिलता भी नहीं है कभी कभी वापस में। एंड दिस हैज़ बिकम अ हॉट प्रॉपर्टी इन मेनी नेशंस। इसका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है एंड इट इज़ एस्टिमेटेड टू इंक्रीज फ्रॉम 2000 करोड़ पर एनम द एक्सपोर्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट टू 2500 करोड़ इन द कमिंग ईयर्स, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्लीज डू रिमेंबर the number like this term S17. They can ask you this S17 is related to, it is related to this red chili. It is the hottest varieties of red chili that is produced in India. Mostly कहाँ पर produce होती है? Southern states में. It is a variety of Guntur chili. तो southern states में तेलंगाना के पास, as I told, it is the तेलंगाना के पास एक district है, खम्मम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ द पेस्ट जो इसका एक्सट्रैक्ट होता है इट इज़ ऑल्सो इन डिमांड और इट हैज़ इट्स ओन यूजेस, मेडिसिनल यूज भी हैं, वाइड रेंज यूजेस हैं इसके। पेपर स्प्रे में इट इज़ अ मेन इंग्रेडिएंट और इसको एक्सटेंसिवली एक्सपोर्ट किया जाता है चाइना में, बांग्लादेश में, साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर फ्रॉम तेलंगाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है डस्टलिक 2023। फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में यही आना चाहिए, कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में है, वो अभी डिस्कस करेंगे। इट विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 20th मार्च फेब टू 5th मार्च। कहाँ पर? इन पित्तौरगढ़, उत्तराखंड, ठीक है। तो ये एक मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सचेंज प्रोग्राम है, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड Uzbekistan, very important. You will tell me in the comment section, Yudh Abhyas is a joint exercise between which 2 countries? I expect the answers in the comment section. Ye coming back to this exercise, this is a biannual training exercise and this 2023 में it is a 4th edition. Indian contingent की बात करूँ, so the Indian contingent will be represented by the 14th Battalion, the Garhwal Rifles, पार्ट ऑफ वेस्टर्न कमांड इन दिस बायलेटरल एक्सरसाइज। और अदर एंड पे जो उज्बेकिस्तान आर्मी है इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रूप्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ उज्बेकिस्तान आर्मी। ऑब्वियसली ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पर आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज जो है बोथ दी पार्टीज, बोथ दी कंट्रीज, दे विल एनहांस सो एज टू अंडरटेक वेरियस अदर ऑपरेशंस
whenever required in the sub-conventional scenario under the United Nations mandate. ठीक है, तो आई होप आपको ये न्यूज़ जो है सारी अच्छे से समझ आ गई हैं, आपने अच्छे से कवर कर ली हैं। जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं कमेंट सेक्शन में आई एक्सपेक्ट द आंसर्स। अब कुछ आज के होमवर्क के लिए 3 क्वेश्चन दे रही हूँ। पहला तो ये है, यू हैव टू अरेंज द वेटलैंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देयर आर 3 नेम्स, कंजली, हरिकर, हरिके एंड रोपड़। सो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ऐसे क्वेश्चंस आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो। Next is, with reference to exercise Daslik 2023, which of the following statement is incorrect? It is a military to military exchange program between Indian Army and Uzbekistan. It will be conducted in Pittorgarh, Uttarakhand. Both A and B, none of the above. And this is related to CMS, Convention on Conservation of Migratory Species of Wild Animals. So it is known as Vienna Convention. India has been a party to this convention since 1983. It is the only convention that deals with taking or harvesting of species from the wild. So I expect all the answers in the comment section. With this, I, Arzu Kakkad, wish everybody a very best of luck. Happy learning, everyone. Khush raho, swasth raho. And all you need to do is share these sessions with your other friends. Do subscribe the Shriram IAS channel for further videos so that you be consistent with these series, ताकि आपको daily news analysis मिलती रहे और आपको notifications मिलती रहे. And don't forget to like this video also. So we'll meet you tomorrow with certain other important news articles. Till then, thank you. Happy learning. All the best.